हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा आज जो टॉपिक हम लेंगे वो बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे आसान अगर ट्वेल्थ में किसी टॉपिक को कहा जा सकता है तो वो आज का ही टॉपिक है बेटा। और टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपको शेयर्स आता है तो आपको डिबेंचर्स ऑलरेडी आता है बेटा। अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स आता है तो डिबेंचर आपको ऑलरेडी आता होगा। इतना आसान चैप्टर है, 4 से 6 नंबर का आपके पेपर में दिख जाता है ना। तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस चैप्टर के सारे नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो बेटा सबसे पहले जानते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, देखिए बेटा, डिबेंचर्स का मतलब होता है जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है। जैसे पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करती है तो कंपनी शेयर होल्डर को क्या देती है, ओनरशिप देती है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं तो यू आर ओनर ऑफ दैट पार्ट, है ना, ऑफ द कंपनी। जितना पार्ट आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, उस पार्ट के आप ओनर कहलाएंगे। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक से एज ए क्रेडिट पैसा ले रही है, एज ए लोन ले रही है ना, तो उनके बदले में क्या करती है बेटा, उनके बदले में कंपनी उनको एक सर्टिफिकेट देती है, उसको हम डिबेंचर कहते हैं। तो डिबेंचर का मतलब हो गया एविडेंस ऑफ क्रेडिट या डेट। ठीक है भाई, आपने कंपनी को डेट दिया है, आपने कंपनी को क्या दिया है, लोन दिया है। इसका प्रूफ जो आपके पास होगा वो डिबेंचर कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। तो डिबेंचर का मतलब हो गया, जैसे शेयर्स के बदले में क्या होता है, शेयर्स के बदले में कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती है, ऐसे डिबेंचर के बदले में भी एक सर्टिफिकेट या एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है ना। जब आप कंपनी को लोन देते हैं, पब्लिक जब कंपनी को लोन देती है तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसके प्रूफ में, एविडेंस में, उसको हम डिबेंचर्स कहते हैं। तो डिबेंचर्स का मतलब क्या हो गया, एविडेंस ऑफ डेट, कि डेट का आपके पास क्या हो गया, एविडेंस हो गया। उसको बेटा हम कहेंगे आपका डिबेंचर्स। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं। तो डिबेंचर बेसिकली कई टाइप का होता है बेटा। तो देखिए हम देखते हैं जरा कौन कौन सी टाइप का डिबेंचर हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं बेटा। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट होंगे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स और दूसरा आपका अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं बेटा जिनको सिक्योरिटी होती है ना, सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी एसेट। ठीक है, ये आपके सिक्योर्ड होते हैं बेटा। तो इसको लिख सकते हैं आप, सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट। एसेट के अगेंस्ट से सिक्योर्ड होंगे बेटा। ठीक है, इनको एसेट के अगेंस्ट फ्लोटिंग या फिक्स चार्ज मिल जाता है। फ्लोटिंग चार्ज मतलब किसी भी एसेट के अगेंस्ट हो गया, और फिक्स चार्ज का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर एसेट। जैसे आपने डिबेंचर इशू की और बोल दिया मशीन आपकी है, तो अगर इन एनी केस कंपनी लिक्विडेट होती है तो मशीन बेचने से जो पैसा मिलेगा, मशीन को सेल करने से जो पैसा मिलेगा, वो आपका सिक्योर डिबेंचर के पेमेंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा अनसिक्योर्ड की बात करें, ये बेटा सिक्योर्ड नहीं होते, है ना। अनसिक्योर्ड मतलब ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, इनको चार्ज नहीं दिया जाता किसी के अगेंस्ट। तो ऐसे डिबेंचर जिनको आप कोई सिक्योरिटी नहीं देते हैं, जिनको कोई एसेट के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये नॉट सिक्योर्ड हो जाते हैं। इनको कहते हैं नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट। तो इनको एसेट पे बेटा चार्ज नहीं दिया जाएगा, है ना। इनको एसेट पे चार्ज नहीं देंगे आप कोई भी। ठीक है, तो ये आपके हो गया सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए रिडेम्पशन जो वर्ड है ना, बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है कि कोई बहुत बड़ी टर्म है बेटा। रिडेम्पशन का मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। रिडेम्पशन का मतलब है रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, है ना। तो डिबेंचर होल्डर को जब हम लाइबिलिटी यानी कि डिबेंचर होल्डर को जो हम पैसा वापस देते हैं, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो रिडेम्पशन का मतलब है रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट करती है, इस प्रोसेस का नाम रिडेम्पशन रखा हुआ है ताकि कोई नॉर्मल आदमी ना समझ सके। ठीक है, हम कॉमर्स के बच्चे हैं, हम समझ सकते हैं कि कितना इस नाम से ये लगता है कि कितना बड़ा काम कर रहा है कोई। तो कोई बड़ा काम नहीं है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट या डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, तो रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिबेंचर दो टाइप का होगा बेटा। एक होगा रिडीमेबल, रिडीमेबल डिबेंचर्स, और दूसरा होगा इररिडीमेबल। इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल डिबेंचर वो होंगे बेटा जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद कंपनी क्या करेगी, रिडीम करेगी, मतलब उनकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी, है ना, रीपे करना पड़ेगा। तो इनको लिख सकते हो रीपे आफ्टर, रीपे आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड। तो बेटा जिनका पैसा स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा या रिडीम करना पड़ेगा, उनको हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, और इनका जो पैसा है नॉट रीपे ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो बेटा इनका पैसा लाइफ टाइम में कंपनी लौटाएगी नहीं। कब लौटाएगी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी या बंद होगी, तभी इन लोगों का पैसा वापस मिलेगा। इन्हीं को इरिडीमेबल कहा जाता है, और रिडीमेबल कहा जाता है जिनका पैसा एक स्पेसिफाइड टाइम, कंपनी जब इशू करती है तो बता देती है आपको हम 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपका पैसा लौटा देंगे, यानी कि आपके डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। तो उनको हम कहते हैं रिडीमेबल, जिनका एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद पैसा लौटा दिया जाता है। और ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में वापस नहीं देती, उनको हम कहते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, उनको इरिडीमेबल कहा जाता है बेटा। चलिए अगला देखते हैं टाइप। अगला होगा रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिबेंचर दो टाइप का होगा बेटा, रजिस्टर्ड और बीएरएल। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बीएरएल। बीएरएल डिबेंचर्स। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन से होंगे बेटा, रजिस्टर्ड डिबेंचर बेसिकली वो होते हैं जिनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा रहता है ना, जिनका नाम कंपनी के जो रिकॉर्ड है या कंपनी का जो रजिस्टर है डिबेंचर को इश्यू करने का, उसमें लिखा होता है। ठीक है, लिखा होता है बेटा उसमें नाम। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड होते हैं, ये रिकॉर्डेड होते हैं, इनको कंपनी रिकॉर्ड करके रखती है नाम। और बीएरएल कौन से होते हैं बेटा, जिनका नाम जो है कंपनी कहीं भी अपनी उसमें लिखती ही नहीं है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी कि डिबेंचर जब सर्टिफिकेट इशू करेगी उस पर आपका नाम मेंशन नहीं होगा। ठीक है, नाम मेंशन नहीं होगा, और कंपनी अपने वहां पर भी नाम नहीं लिखेगी किसी का भी, ये नॉट रिकॉर्डेड होते हैं बेटा। तो जो भी इनको सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करेगा वो ही इसका मालिक माना जाएगा। ठीक है, जो भी इस डिबेंचर के सर्टिफिकेट को बेटा प्रेजेंट करेगा वही इसका मालिक माना जाएगा, यानी कि डिबेंचर जो कंपनी के सामने ले आएगा वही मालिक है। ठीक है, और लास्ट बेटा कन्वर्टिबल या
कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिबेंचर दो टाइप के होंगे, एक होंगे कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और दूसरे होंगे बेटा नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो होंगे बेटा जिनको कंपनी अपनी जिसको शेयर होल्डर एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद यानी कि मैच्योरिटी पे कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू शेयर्स, कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। इनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद, या मैच्योरिटी पे कह सकते हैं आप, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टिबल को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट कन्वर्टेड, नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बेटा, इनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंपल सा है। कन्वर्टिबल मतलब इनको आप एक मैच्योरिटी डेट पे शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, डिबेंचर अपने इनको डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टिबल को आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करा सकते, बस सिंपल सा है बेटा। चलिए, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर थे कि चार टाइप का, चार पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब में दो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो जब कंपनी इशू करती है डिबेंचर को तो कैसे कैसे कर सकती है, तो देखिए इशू ऑफ डिबेंचर। तो बेटा कंपनी तीन तरह से इशू कर सकती है। देखिए कैसे इशू करेगी बेटा, कंपनी फॉर कैश इशू कर सकती है डिबेंचर्स को, फॉर कैश इशू कर सकती है, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश कर सकती है बेटा, अदर देन कैश, और एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बेटा तीन तरह से कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू कर सकती है, कैश के बदले में, यानी कि डिबेंचर इश्यू करेगा बदले में कैश मिलेगा, और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि जब आप वेंडर को, जैसे हमने शेयर्स में पढ़ा था, सेम टॉपिक है ये भी हमारा, है ना, कि आपने एसेट खरीदा या बिजनेस परचेज किया, उसके बदले में आपने जो वेंडर है उनको डिबेंचर्स इशू करके दे दिए। और तीसरा एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, तो जहां से भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जहां से भी कंपनी लोन ले रही है बेटा, है ना, उनको एज ए एडिशनल सिक्योरिटी, मेन सिक्योरिटी के साथ साथ एज ए एडिशनल सिक्योरिटीज भी हम डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, उसी को कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो तीन तरह से हो गया बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कैश के बदले में कंपनी इशू कर रही है, यानी कि आपको, सॉरी शेयर्स नहीं है ये डिबेंचर है, अभी शेयर कर रहे थे तो शेयर ही याद आ रहा है बार बार। तो चलिए इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, अगला टॉपिक देखेंगे बेटा इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, ठीक है। अब हम डिबेंचर को कैश के बदले क्या करेंगे, इशू करेंगे, ठीक है।
तो बेटा इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स ऑफ इशू, किस टर्म पे इशू कर सकती है। एक मिनट, टर्म्स ऑफ इशू, टर्म्स ऑफ इशू क्या क्या टर्म होंगी बेटा? दो टर्म पे इशू, तीन तरह से इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। बेटा आपने शेयर्स पे भी देखा था कि कंपनी शेयर्स को एट पार और एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है, लेकिन शेयर्स को हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते थे। लेकिन डिवेंचर को कंपनी पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है। यानी कि तीनों तरह से डिवेंचर को इशू किया जा सकता है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले बेटा हम पार का और प्रीमियम का देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो जनरली क्या होता है बेटा कि कंपनी लमसम ही पैसे मांग लेती है डिबेंचर पे, इंस्टॉलमेंट बहुत कम बनाती है, इंस्टॉलमेंट भी बना सकती है, और इंस्टॉलमेंट बिल्कुल वैसे ही बनेंगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और आपका फर्स्ट कॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी क्या कर रही है, लमसम पैसे ले रही है। ठीक है, लमसम के केस में तीनों के केस में एंट्री देख लेते हैं जरा एक बार। देखिए, तो केस नंबर 1 ले लेता हूं मैं। व्हेन issue price, when issue price received in लमसम, कंपनी ने पूरा पैसा बेटा एक ही साथ मांग लिया, लमसम कहेंगे। ठीक है, तो देखिए एट पार पे क्या एंट्री होगी और एट प्रीमियम, डिस्काउंट का हम नीचे देख लेंगे। तो देखिए एट पार पे क्या होगा, जब पैसा मिलेगा आपको तो एंट्री वही होगी जो आपने शेयर्स में की थी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी जब आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। हम कौन सी सिचुएशन देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं बेटा एट पार। ठीक है, तो एट पार पे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकंड एंट्री जब आपको आप ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, या हम कहें कि उनको डिबेंचर अलॉट कर देंगे आप किनको, जिन्होंने डिबेंचर के लिए अप्लाई किया है, डिबेंचर होल्डर को। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये जो परसेंटेज है बेटा, ये जनरली डिबेंचर के आगे, डिबेंचर एक परसेंटेज बियर करता है कि डिबेंचर पे आपको जनरली फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो रेट है परसेंटेज, ये उसी रेट को बताता है कि डिबेंचर पे किस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान लीजिए 8% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, जिस भी रेट से कंपनी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देगी वही रेट यहां पर लिखा रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये एंट्री आपकी हो गई एट पार पे 2 एंट्री। अब इन्हीं केसेस में अगर हम प्रीमियम में देखें तो देखिए क्या होगा, आपका पहली एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई चीज नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। इसमें प्रीमियम के इंक्लूडिंग अमाउंट आ जाएगा, इसमें प्रीमियम इंक्लूड होके आ जाएगा। और सेकंड एंट्री हो जाएगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
allotment account debit to परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपका क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपका बेटा क्या हो गया, साथ में क्रेडिट हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम आपको मिला है, आपकी इनकम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब अगर डिबेंचर ये आपके हो जाएंगे लमसम में, अगर आप बेटा डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, पैसा एक साथ ले रहे हैं, तो आपके पार और प्रीमियम पे, ठीक है, ये वाली एंट्रीज हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। अगर कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो डिस्काउंट वाला केस भी ले लेते हैं। एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, तो बेटा डिस्काउंट में पहले एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपकी एंट्री आएगी, इसमें से पैसा आपको डिस्काउंट लेस करके मिलेगा बेटा। अगर आपने 100 रुपीज का डिबेंचर 90 रुपीज में इशू किया है कि 10 रुपए के डिस्काउंट पे, तो यहां पर अमाउंट आपका 90 रुपीज से ही आएगा, है ना। नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय 90 कर देंगे तो यहां पे अमाउंट आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड एंट्री की। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा बेटा क्योंकि डिस्काउंट लॉस है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये एंट्री जनरली आपकी डिस्काउंट के केस में हो जाएगी। डिस्काउंट जो आपका है, डिस्काउंट वो आपका बेटा एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये लॉस होता है फर्म का, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपकी ये डिस्काउंट के केस में एंट्री बनेगी अगर कंपनी पैसा कैसे मांग रही है, लमसम मांग रही है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट बनाती है तो बेटा सेम वही केसेस हैं जैसे हमने अपने आपका उसमें किया था, हमारा नॉर्मली जो शेयर्स पे हुआ था, बिल्कुल सेम एंट्रीज होंगी। मैं आपको एक बार एंट्री करके दिखा देता हूं, देखिए हमारा केस नंबर सेकंड है बेटा। व्हेन issue price is received in इंस्टॉलमेंट्स। आपको बेटा पैसा किस में मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो देखिए तीनों ही केसेस में मैं आपको एंट्रीज बता देता हूं, तीनों ही केसेस में ये आपका एट पार होगा, ये एट प्रीमियम होगा, और यहां पर हम दिखाएंगे एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, ठीक है। तो जनरली हम लोग मान लेते हैं कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक की 3 एंट्रीज होती हैं। 3 इंस्टॉलमेंट कंपनी ने बनाई है, तो 3 इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज आप देख लीजिए। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बेटा। ये एंट्री तो तीनों में सेम एंट्री होगी, लेकिन अमाउंट जो है सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर प्रीमियम इंक्लूड है पहली ही इंस्टॉलमेंट में तो अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा, अदरवाइज अमाउंट सेम रहेगा। तो हम मान रहे हैं कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ ही है,
जनरली, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एंट्री देखेंगे। तो इसमें भी बेटा एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और इसमें भी एंट्री सेम हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बेटा फर्स्ट एंट्री हमारी तीनों में सेम ही हो गई है। मैं बताया अमाउंट कैन बी डिफरेंट, अमाउंट हो सकता है कि डिफरेंट हो जाए, ठीक है। अब दूसरा बेटा सेकंड, अब आप इनको डिबेंचर देंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये एंट्री भी सेम ही होगी। तो यहां पर भी आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और सेम एंट्री यहां पे हो जाएगी बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो आपकी सेकेंड एंट्री है, ये भी सेम हो गई है। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो जैसे हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अब एंट्रीज क्या है, थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंशिएट होनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही मैं मान रहा हूं कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही होगा और डिस्काउंट होता ही अलॉटमेंट के साथ है बेटा, ठीक है। देखिए थर्ड एंट्री जो होगी हमारी यहां पर तो सिंपल बनेगी आपकी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट गैप कर देता हूं टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहां पर प्रीमियम के केस में आएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये सेकेंड एंट्री आपकी हो जाएगी, यानी कि प्रीमियम के केस में हो जाएगी। अब डिस्काउंट के केस में देखते हैं इसी एंट्री को। तो बेटा एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू करने के एंट्री तीनों केसेस में, ठीक है। पार वाले में बिल्कुल सिंपल होगी, प्रीमियम वाले में प्रीमियम शो करेंगे और डिस्काउंट वाले में डिस्काउंट शो करेंगे। प्रीमियम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है और डिस्काउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है। अब ये अलॉटमेंट आपको रिसीव होगा। तो फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और यहां पर आपका इस केस में करेंगे तो भी सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री सेम होगी लेकिन अमाउंट डिफ्रेंशिएट होंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और यहां पर भी आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट रहेंगी, कोई खास फर्क नहीं है। जो आपने बेटा शेयर्स में पढ़ा था एज इट इज चीजें यहां पर हो रही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये आपके शेयर हमने देख लिए हैं, आपने एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट पे आपने किए थे। तो जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता, जो आगे के टॉपिक हैं उन पे ही क्वेश्चन आता है, जैसे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और आपका इशू ऑफ शेयर फॉर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइटिंग ऑफ लॉस। तो ये टॉपिक जो आगे के हैं उन पे आता है। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो होगा बेटा
अगला टॉपिक हमारा होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेटा अपना अगला टॉपिक हमारा है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन कैश के बदले नहीं कर रहे, बल्कि हम वेंडर को, हमने या तो बिजनेस परचेज किया है या कुछ एसेट परचेज की है, तो वेंडर को हम एसेट के बदले या उसके बिजनेस के बदले उसको हम डिबेंचर इशू करेंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमने शेयर्स में पढ़ा था, जहां हम वेंडर को यानी कि मशीन और बिजनेस के बदले, यानी कि हमने कोई एसेट खरीदी है, लाइक मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, या कोई भी एसेट, जनरली मशीन ही खरीदते हैं, तो मशीन और बिजनेस के बदले हमने शेयर्स दिए थे। ठीक है, हम उनको शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम पे दे रहे थे, और यहां पर हम लोग डिबेंचर देंगे। अब डिबेंचर को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, रिकॉर्डिंग बताता हूं आपको कैसे होगी एंट्रीज की। तो हम दोनों के साथ साथ देखेंगे, अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो और बिजनेस, तो पहली एंट्री थोड़ी सी अलग अलग होगी अगर आप एसेट परचेज करते हो और या बिजनेस परचेज करते हो, जैसा हमने शेयर्स में भी देखा था। सेकेंड एंट्री जो है वो बिल्कुल सेम होगी बेटा। ठीक है, तो मैं दो पार्ट में बांट लेता हूं पेजेस को, पेज के दो पार्ट कर लेता हूं। तो यहां पर हम यहां पर हम एंट्री करेंगे फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट्स। एसेट, एक एसेट या ज्यादा एसेट भी खरीद सकते हैं, और यहां पर हम देखेंगे फॉर परचेजिंग ऑफ बिजनेस। आपने पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया। ठीक है, तो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री बोथ केसेस में डिफरेंट होगी, सेकंड एंट्री विल बी सेम, यानी कि वेंडर को डिबेंचर देने की एंट्री में कोई चेंज नहीं है दोनों केसेस में, चाहे आपने एसेट खरीदी है चाहे आपने बिजनेस खरीदा है बेटा। तो एंट्री नंबर 1 दोनों में अलग अलग होगी। यहां पर होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, टू वेंडर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी। तो यहां पर एक सिंपल एंट्री होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमने बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस के साथ आपको बहुत सारी एसेट मिली होंगी, साथ साथ लाइबिलिटीज भी मिली होंगी बेटा। तो एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ दूंगा मैं, अभी बताते हैं क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, और टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, अब देखिए ये नॉर्मल एंट्री होगी, हमने बिजनेस परचेज किया, एसेट मिली, लाइबिलिटी मिली, और वेंडर को पैसा दिया, या वेंडर को उसका परचेज कंसिडरेशन पे किया। ठीक है, अब जनरली एसेट और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, की एसेट और टोटल लाइबिलिटी जो है वो बराबर नहीं होंगी, या तो एसेट साइड ज्यादा होगी या हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, या तो डेबिट ज्यादा होगी या क्रेडिट ज्यादा होगी। और अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब हुआ हमें बिजनेस में एसेट के अलावा भी उनको गुडविल के लिए पैसा पे करना पड़ा। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी बैलेंसिंग, वो गुडविल किया जाएगी बेटा। तो यहां पर आप कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, ये आपका गुडविल डेबिट हो गया, ये वैल्यू आपकी बैलेंसिंग फिगर आई है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटीज या क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में डेबिट साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब बिजनेस को परचेज करके आपको फायदा हो गया, आपको लाइबिलिटी और वेंडर से ज्यादा एसेट मिली है, ज्यादा वैल्यू की एसेट मिली है, तो आपको फायदा हो गया। फायदे को आप कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, तो यहां पर आपका कैपिटल रिजर्व आएगा, कैपिटल रिजर्व, ये वैल्यू भी आपका बैलेंसिंग फिगर ही है बेटा। ठीक है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू आपको बैलेंसिंग फिगर में मिलेगी, या तो बेटा आपको गुडविल मिलेगी, यानी कि अगर आपके क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या मिलेगा, आपको गुडविल मिलेगा,
ठीक है, गुडविल आएगा बैलेंसिंग फिगर, और आपकी अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको कैपिटल रिजर्व मिलेगा बेटा। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री बोथ केसेस में सेम होगी, जब हम वेंडर को डिबेंचर इशू करेंगे तो उसके लिए दूसरी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बेटा हमारी कब होगी, जब हम वेंडर को डिबेंचर जो है वो एट पार पर दे पा रहे हैं, एट पार पर इशू कर रहे हैं, एट पार। ठीक है, एट पार वाले केसेस में हमें ये वाली एंट्री करनी है। इसके बाद अगर हम वेंडर को प्रीमियम पर दे रहे हैं डिबेंचर, तो हमारी एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये बेटा कब होगा आपका, जब आप वेंडर को डिबेंचर इशू कर रहे हो एट प्रीमियम पर, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अगर आप, क्योंकि हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं, तो अगर आप वेंडर को डिस्काउंट पर दे रहे हो डिबेंचर्स तो एंट्री क्या होगी। डिबेंचर पर इशू, डिबेंचर को हम डिस्काउंट पर इशू करें तो एंट्री होगी बेटा वेंडर डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, discount on issue of debenture account debit to percentage debenture account, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो बेटा ये एंट्री तब होगी जब कंपनी डिबेंचर किस पे इशू कर पा रही है, या किस पे इशू कर रही है, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट कंपनी अगर डिबेंचर को, सॉरी वेंडर को डिबेंचर दे रही है तो। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर भी निकालने होते हैं, आपको पता ही है, नहीं तो आप इनके अमाउंट एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल वही है बेटा जो हमने शेयर्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशूड प्राइस, इशूड प्राइस पर डिबेंचर, इशूड प्राइस पर डिबेंचर। अब इशूड प्राइस का मतलब यहां पर वही है बेटा जो शेयर्स में था। क्या मतलब है कि अगर आप 10 रुपए में ही 10 रुपए का, या सॉरी 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही इशू कर रहे हो तो इशूड प्राइस 100 रुपए हो गई। अगर आप 100 रुपए का डिबेंचर 110 रुपए में इशू कर रहे हो तो इशूड प्राइस 110 हो गई, तो यहां पर हम 110 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आप 100 रुपीज के डिबेंचर को 90 रुपीज में इशू कर पा रहे हो, यानी कि डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, तो इशूड प्राइस आपकी 90 रुपीज हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, 90 रुपए से यानी कि 90 रुपीज से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपका, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने शेयर में पढ़ा था, वैसा ही बिल्कुल डिबेंचर में है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। 3 नंबर का पेपर में 100% आता है, चाहे शेयर से आए चाहे डिबेंचर से आए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, किसी तरह भी आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी इस टॉपिक में। दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है कि शेयर्स को हम पार और प्रीमियम पर ही इशू कर सकते हैं, जबकि डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पर भी इशू करते हैं। ठीक है, तो बस एक छोटी सी एक एंट्री एक्स्ट्रा है इसमें, बाकी शेयर्स वाला ही है सेम। चलिए अगला जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसमें बेटा केवल प्रेजेंटेशन आता है। ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन ही है। तो टॉपिक हमारा है इशू ऑफ डिबेंचर, issue of debenture as collateral security। collateral security बेटा, ये collateral security क्या होती है,
कोलेटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होती है? देखिए, कोलेटरल सिक्योरिटी जो हमारी होती है, या कोलेटरल सिक्योरिटी किसको कहते हैं समझिए जरा। ये होता है बेटा, जब आप डिबेंचर को एज एडिशनल सिक्योरिटीज दे देते हो। आपने किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, उसको सिक्योरिटी में आपने कोई एसेट दी, है ना, और उसके अलावा एज ए एडिशनल सिक्योरिटीज अगर वो मांग रहे हैं तो आप डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी या एडिशनल सिक्योरिटीज आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब हो गया एज एडिशनल सिक्योरिटीज। तो इसमें आप ऐसा समझिए, डिबेंचर्स can be issued as additional security for loan। ठीक है, तो डिबेंचर को बेटा आप एज ए एडिशनल सिक्योरिटी ऑफ लोन क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, कि लोन के लिए एडिशनल सिक्योरिटी है, तो डिबेंचर कैन बी इशूड एज एडिशनल सिक्योरिटी फॉर लोन। ठीक है, तो लोन के लिए एज ए एडिशनल सिक्योरिटीज आप उनको इशू करते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बेटा इसको करने के ना दो मेथड है, बहुत सिंपल है। एक वो मेथड है जिसमें हम जनरल एंट्री पास नहीं करते, और एक दूसरे मेथड में एक जनरल एंट्री पास कर दी जाती है। दोनों ही मेथड सिंपल है। पेपर में मेथड आ रहा है तो आप उस मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो बेटा चलिए दोनों मेथड लेते हैं वन बाय वन करके। केवल प्रेजेंटेशन है इस मेथड का और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट मेथड है बेटा, फर्स्ट मेथड में क्या करना है? व्हेन journal entry is not passed। आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है बेटा। तो छोटा सा एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और एक नोट्स टू अकाउंट बनाना है। बहुत ही सिंपल सा काम है। देखिए मैं बना देता हूं अभी। छोटा सा हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट एज एट, और आप यहां पर डेट लिख देंगे। ये एक्सट्रैक्ट है बेटा बैलेंस शीट का। ठीक है, तो चलिए छोटा सा बैलेंस शीट में प्रेजेंट करता हूं आपके सामने यहाँ पे। तो ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका नोट नंबर, और यहां अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो बैलेंस शीट की, क्योंकि हम लोन की बात कर रहे हैं, तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए हमने एक लोन लिया है, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना लिया है? 5 लाख रुपीज का। 5 लाख रुपीज का लोन लिया है, और इसके लिए बेटा हम इशू कर रहे हैं 7,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ये डिबेंचर हम दे रहे हैं बैंक को एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जनरली लोन के अमाउंट से ज्यादा वैल्यू के डिबेंचर ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम शो करेंगे यहां पर। तो फर्स्ट पार्ट हमारे बैलेंस शीट का होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो मेन हेडिंग आएगी जो हमें लेनी है बेसिकली, वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज के जो सब हेडिंग हम लेंगे वो लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके आगे नोट नंबर 1 लिखेंगे और इसमें आप 5 लाख रुपीज का बैंक लोन जो है वो डाल देंगे। बस बैलेंस शीट में इतना ही दिखाना है। बैलेंस शीट आपकी एक एक्सट्रैक्ट जो था वो खत्म हो गया। अब हमें बनाना है नोट टू अकाउंट।
ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे एक छोटा सा नोट्स टू अकाउंट। तो ये हमारे हो जाएंगे बेटा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट नोट बनाना है हमें, किसका बनाना है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1 में इसमें क्या दिखाएंगे? लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 5 लाख रुपीज का बेटा लोन लिया है। ठीक है, अब इसके नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे? सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 7,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each as कोलेट्रल सिक्योरिटी। बस ये प्रेजेंटेशन करना है, देखिए कुछ भी नहीं है, हमने एक छोटा सा नीचे नोट डाल दिया कि हमने इस लोन के अगेंस्ट या इस लोन के अगेंस्ट एक एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में 7,000 यानी कि 7 लाख रुपए के 7,000 डिबेंचर जो है वो इशू कर दिए बेटा। ये सिंपल सा एक प्रेजेंटेशन आपने कर दिया। ठीक है, एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन आपने कर दिया है। ठीक है, अब हम अपना मेथड नंबर 2 ले लेते हैं। सेकंड मेथड में हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो सेकंड की बात हम कर रहे हैं, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ट। जब हमें एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, जनरल एंट्री इज पास्ट। तो देखिए जनरल एंट्री पास में पहले तो जनरल एंट्री कर लेते हैं, क्या होगी? तो जनरल एंट्री होगी बेटा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो कितने रुपए के डिबेंचर इशू करें? 7 लाख। यहां ध्यान रखेंगे आप, लोन अमाउंट नहीं लिखेंगे इस एंट्री में, ये एंट्री हम डिबेंचर्स के लिए कर रहे हैं, तो डिबेंचर का ही अमाउंट आएगा बेटा। ठीक है, टू 10% डिबेंचर, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे हम इनको। ठीक है, तो ये एक एंट्री आप पास कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब देखिए बैलेंस शीट जो है ना बेटा, बैलेंस शीट ये बिल्कुल सेम बनेगी, है ना, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो नोट्स टू अकाउंट थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उसको मैं बना देता हूं, बैलेंस शीट तो सेम ही है। तो बैलेंस शीट दोनों मेथड में सेम बनेगी। तो मैं यहां आपको नोट्स टू अकाउंट बना के दिखा देता हूं कि इसका नोट्स टू अकाउंट में क्या चेंज आएंगे। ये हमारे हो गए नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, तो नोट नंबर 1 हमारा वही बनेगा बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बनेगा बेटा नोट नंबर 1। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या दिखाएंगे हम? लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 5 लाख रुपए का लोन हमने लिया हुआ है। अब आप डिबेंचर की इंफॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, आप दिखाएंगे 7,000, थोड़ा पीछे लिख देंगे कोई बात, यहां से 7,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each issued as collateral सिक्योरिटी। तो बेटा ये आपके हो गए 7 लाख रुपीस के डिबेंचर्स। इसमें से आप लेस कर देंगे डिबेंचर
सस्पेंस अकाउंट, तो 7 लाख रुपीज यहां से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये कुछ बचेगा नहीं, नील हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया दूसरे मेथड का, जिसमें हमें एक जनरल एंट्री भी पास करनी होती है। ठीक है, एक जनरल एंट्री भी पास करनी होती है। तो ये आपका एक आसान सा टॉपिक था, 3 नंबर में पेपर में पूछ लिया जाता है कि इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान सा टॉपिक था, 3 नंबर के लिए पेपर में ये बहुत बार आ जाया करता है। अगला टॉपिक लेंगे बेटा हम, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। देखिए इसका क्या मतलब है, समझते हैं जरा, कि हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बेटा, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उनको फ्यूचर में रिडीम करना पड़ेगा, है ना। तो कंपनी रिडीम किन कंडीशन में करेगी या कैसे करेगी, उसका इफेक्ट इशू के एंट्री पे क्या होगा वो हमें दिखाना होगा, है ना। तो 2 तरह से रिडीम कर सकती है बेटा, कोई भी कंपनी जब अपने डिबेंचर को रिडीम करेगी तो 2 तरह से कर सकती है, एक पार पर और दूसरा प्रीमियम पर। ठीक है, अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स को पार पर रिडीम कर रही है तो उसका इशू के एंट्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अगर कंपनी अपने डिबेंचर को पार पर रिडीम कर रही है, यानी कि 100 रुपए के डिबेंचर को 100 रुपए ही वापस दे रही है, डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए में ही रिडीम कर रही है, तो उसका इफेक्ट इशू की एंट्री पे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वही कंपनी अपने डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू कर रही है, यानी कि 100 रुपए के डिबेंचर को 100 रुपए से ज्यादा वापस दे रही है, 110 रुपए दे रही है, 105 दे रही है, 120 रुपए दे रही है, या कोई भी अमाउंट जो कि 100 रुपीज से ज्यादा है, तो उस केस में इशू की एंट्री पर कुछ इफेक्ट आते हैं बेटा, है ना, कुछ इफेक्ट आते हैं। तो वो इफेक्ट क्या होंगे वही हमें इस टॉपिक पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो मैं इसके 3 केस बन सकते हैं, मैं तीनों केसेस को आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं बेटा। चलिए केस नंबर 1 हमारा, केस नंबर 1 लेते हैं बेटा। केस नंबर 1 होगा इशूड एट पार, इशूड एट पार, यानी कि हम डिबेंचर को 100 रुपए में इशू कर रहे हैं पार पे, है ना। रिडीमेबल एट प्रीमियम, क्योंकि हम प्रीमियम पर ही रिडीम देखेंगे, हम प्रीमियम पर ही रिडम्पशन देखेंगे, क्योंकि पार पर अगर रिडम्पशन हो रही है तो उसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो वो तो आपको केस आते हैं ऑलरेडी, हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अगर प्रीमियम पे रिडीम करेंगे उसका क्या इफेक्ट आएगा इशू के एंट्री पे, वो देख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो हम रिडीम्पशन करेंगे 110 रुपए में, हम रिडम्पशन करेंगे 110 रुपीज में, मतलब जब हम इशू कर रहे हैं 100 रुपए में, जब हम वापस देंगे डिबेंचर होल्डर को पैसा, यानी कि रिडम्पशन करेंगे, तो हम उनको 110 रुपीज देंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए दोनों एंट्री बना लेते हैं हम जरा, क्या इफेक्ट आएगा। फर्स्ट एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरी टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा सॉरी, मैं अमाउंट लिख देता हूं, हम एक डिबेंचर की वैल्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे कि हमारा जो डिबेंचर है वो 100 रुपए का है, हमने ऊपर लिया हुआ है, तो 100 रुपए आपको इशू पे बेटा मिले होंगे, तो आपके फर्स्ट एंट्री मिल गई। सेकंड एंट्री को पहले तो आप एक नॉर्मल एंट्री बना लीजिए कि पार के केस में नॉर्मल एंट्री सेकंड क्या बनती। तो सेकंड एंट्री अगर मैं नॉर्मल करता तो बनती बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ दूंगा मैं, लाइन छोड़ के लिखूंगा 2 परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, 100 रुपए का डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, अब ये मेरी नॉर्मल एंट्री तो बन चुकी है, अब मुझे दिखाना है वो प्रीमियम जो मैं रिडम्पशन के टाइम पे करूंगा, उसको मैं लिखूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, मुझे फ्यूचर में पे करना है, तो लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, तो मैं लिखूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपए। ठीक है, अब देखिए बराबर नहीं हुई है, क्रेडिट साइड मेरी 110 रुपीज है और डेबिट साइड में अभी भी 100 लिखा हुआ है। ठीक है,
तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना मुझे प्रीमियम दिखाना है, ये बात आप याद रखिए, जितना आपको प्रीमियम दिखाना है उतना ही ऊपर आप लॉस दिखाएंगे बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कि इशू में हमें 10 रुपए का लॉस हो गया था। ठीक है, अब देखिए आपकी एंट्री मैच कर गई है, दोनों साइड 110 आ रहा है। ठीक है, तो बस आपको नीचे प्रीमियम दिखाना है क्रेडिट साइड में, और आपको डेबिट साइड में लॉस लिखना है जितना आपने प्रीमियम पे इशू किया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो ये आपका केस नंबर 1 था। अब लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है बेटा, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में मान रहा हूं कि 10 रुपए का डिस्काउंट है, 90 रुपीज में आप 100 रुपीज का डिबेंचर 90 रुपीज में आप इशू कर रहे हैं। रिडीमेबल, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम 110 रुपीज में आप रिडीम कर रहे हो, मतलब जब वापस दे रहे हो पैसा तो आप 110 रुपए दे रहे हो, 100 रुपए से 10 रुपए ऊपर दे रहे हो उनको। ठीक है, जब आप डिस्काउंट पे आपने इशू किया था, रिडीम कर रहे हो आप प्रीमियम पे। तो देखिए अब इसका जनरल पे क्या इफेक्ट आएगा। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो जब आपने इशू किया तो आपको 90 रुपए मिले। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90। अब आपने डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। एक लाइन छोड़ देंगे बेटा आप, और 2% डिबेंचर अकाउंट 100। देखिए ये आपकी नॉर्मल जनरल बन गई है, नॉर्मल एंट्री हो गई, दोनों साइड बराबर है। अब आपको दिखाना है प्रीमियम। कौन सा प्रीमियम, जो हम रिडेम्पशन के टाइम डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। लायबिलिटी है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज। अब बेटा मैंने बताया था जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखेंगे उतना ही ऊपर आप लॉस लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। तो देखिए आपकी एंट्री इक्वल हो गई। आप चाहे तो इन दोनों को लॉस ही लिख सकते हैं, चाहे तो दोनों को लॉस ही लिख सकते हैं, डिस्काउंट को भी और लॉस ऑन इशू, ये तो लॉस है ही, तो आप डिस्काउंट को भी चाहे तो लॉस ही लिख सकते हैं। आप चाहे तो 20 रुपीज का सीधा लॉस लिख सकते हैं, और आप डिस्काउंट दिखाना चाहते हैं तो डिस्काउंट भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब केस नंबर 3 लेंगे। केस नंबर 3, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम मतलब 110 रुपीज में हम इशू कर रहे हैं। रिडीम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, और प्रीमियम पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिडीमेबल भी हमारा प्रीमियम पे है और हमने इशू भी प्रीमियम पे किया है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री, पैसा मिलेगा आपको 110 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट आपको 110 रुपए मिलेगा। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 रुपए। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब दूसरी एंट्री देखिए, सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110। एक लाइन छोड़ के पहले हम नॉर्मल एंट्री बना लेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट
100 to सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10 रुपीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10। तो ये हमारी नॉर्मल एंट्री हो गई, दोनों साइड बराबर हो गए। अब हमें दिखाना है वो प्रीमियम जो हम रिडेम्पशन के टाइम पे करेंगे। तो अगेन लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपीज का, और उतना ही लॉस दिखा देंगे बेटा आप ऊपर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज का आपका लॉस आ गया। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का, कि जब भी हम प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो इशू के एंट्री पर उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, नीचे क्रेडिट साइड में आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दिखाएंगे, और उतना ही जितना आपने प्रीमियम दिखाया है उतना ही ऊपर आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उतना ही आप ऊपर लॉस दिखा देंगे। अगला जो टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर को हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो इंटरेस्ट जो है बेटा वो कंपनी हाफ ईयरली और एनुअल दोनों तरह से दे सकती है। ठीक है, इसके लिए सिंपल सी दो जनरल एंट्री होती हैं। अगर कंपनी हाफ ईयरली दे रही है तो ये दोनों एंट्रीज आपको एक बार 30 सितंबर को और उसके बाद 31 मार्च को 2 बार करनी पड़ेंगी साल में। और अगर एनुअल दे रही है तो आप एक ही बार उनको एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और जनरल एंट्री एक ही बार पास करेंगे। ठीक है, तो अब हम एंट्री देख लेते हैं। जब आप इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, तो व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा बेटा। तो एंट्री हो गई डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या आप इसकी जगह पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। टू डिबेंचर होल्डर, किसको देना है बेटा, ये डिबेंचर होल्डर को देंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये हमारा इंटरेस्ट जो है ड्यू हो गया, फिर हम इंटरेस्ट पे करेंगे बेटा। तो व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, तो जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पे करना है तो ये लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, हमारी ये एंट्री हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हैं, डिबेंचर को इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, तो ये दोनों एंट्रीज आपको सितंबर 30 को करनी पड़ेगी, फिर सेम आपको 31 मार्च को करनी पड़ेगी। और अगर कंपनी डिबेंचर पर इंटरेस्ट एनुअल दे रही है बेटा, एनुअल, तो आपको ये एंट्री 31 मार्च को एक ही बार करनी पड़ेगी। ठीक है, और एंड ऑफ द ईयर आप ये सारा का सारा इंटरेस्ट जो आपने चार्ज किया है इसको आप बेटा स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए आप कर सकते हो ऑन ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रांसफर के लिए क्या एंट्री करेंगे, तो उसके लिए एंट्री बनेगी बेटा आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस है ये, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये एंट्री आप हमेशा एंड ऑफ द ईयर ही करेंगे। जितना भी ड्यूरिंग द ईयर आपने इंटरेस्ट लगाया है या चार्ज किया है
डिबेंचर्स को वो सारा का सारा आप पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे बेटा। ठीक है, तो बहुत आसान सा एक छोटा सा टॉपिक है, पेपर में बहुत कम बार आया है, आता है तो आप ये सेम एंट्रीज पास कर सकते हैं। डिबेंचर को इंटरेस्ट ड्यू करने की और पेमेंट करने की, अगर हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार होंगी, और अगर एनुअल है तो साल में एक ही बार एंट्रीज आपकी ये आपको पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। राइटिंग ऑफ, बेटा जो आपने डिस्काउंट दिया है या जब आप डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, उसकी वजह से जो लॉस हुआ है आपको, उनको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है ना। तो राइट ऑफ आपको कब करना है, तो आपको सेम ईयर के एंड तक कर देना है जिस ईयर में आपने डिबेंचर को इशू किया है ना। अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 को आपने डिबेंचर को इशू किया है, तो 31 मार्च 2024 यानी कि उसी साल के एंड तक, उस अकाउंटिंग ईयर के एंड तक आप डिबेंचर के डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ कर देंगे अगर है तो। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हम सबसे पहले जो पैसा लेंगे वो हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेंगे। मैंने आपको शेयर्स में बताया भी था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मैंने बताया था 5 कामों में, 5 जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं। उसमें एक ये भी था कि राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो इसके लिए पहले जब हम पैसा लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं है या सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट पैसा नहीं है जितना हमें राइट ऑफ के लिए चाहिए, तो बाकी पैसा हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ले लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, याद रखेंगे किसी तीसरे सोर्स से पैसा नहीं लिया जा सकता, या तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज करेंगे या आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से लेंगे, और कहीं से नहीं ले सकते आप। तो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और टू दोनों लिख देता हूं मैं, डिस्काउंट भी, आप चाहें तो लॉस भी लिख सकते हैं, केवल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो एक सिंपल सी जनरल एंट्री बन जाएगी बेटा। तो ये एक ही एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, है ना, लॉस और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा लेंगे, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है तो आप वहीं से लेंगे, और अगर अवेलेबल नहीं है या सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट फंड नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से दूसरा पैसा लेंगे। ठीक है, स्टेट ऑफ पीएनएल को यूज कर लेंगे। तो इस टॉपिक पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार जरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन है, ऑन 1 जुलाई 2023 आर लिमिटेड इशूड 9,000 10% debentures of 100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% के डिस्काउंट पर बेटा। ठीक है, रिडीमेबल एट 25% प्रीमियम, रिडीम करेंगे हम 25% के प्रीमियम पे, एंड ऑफ 5th ईयर। पास द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इफ इट हैज बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। तो 2 लाख रुपए का बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम में इनके पास बैलेंस है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो चलिए इसका जनरल देखते हैं। फर्स्ट एंट्री बेटा हमें इशू की भी दिखानी है, तो इशू की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए
9,000 डिबेंचर हैं और आपने 20% क्या किया है, आपने 20% आपने दिया है डिस्काउंट। तो इसका मतलब हो गया आपने 100 रुपए का डिबेंचर 80 रुपीज में, 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपीज में दिया है बेटा। ठीक है, तो 7,20,000 आपको मिला होगा। मैं यहां लिख देता हूं 9,000 डिबेंचर इंटू 80, तो 7,20,000 आपको मिला होगा बेटा। सेकेंड एंट्री करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,20,000। इसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बेटा डिस्काउंट आपका कितने का होगा, 1,80,000 का, क्योंकि आपने 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया है तो 180 का डिस्काउंट हो गया। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे टू, कितना परसेंट डिबेंचर है, 10%, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर आपके 9 लाख रुपीज के हैं, है ना। 9,000 डिबेंचर 100 रुपीज का आएगा, 9 लाख है। तो देखिए एंट्री आपकी बराबर हो गई है। अब हमें प्रीमियम दिखाना है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये आपका 25% है, 25%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 25% आपका 9 लाख रुपए का। हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है कितना बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारा 2,25,000 का हो जाएगा। और जितना हमारा प्रीमियम होगा उतना ही हमें लॉस दिखाना होगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,25,000 का हमारा लॉस हो गया। तो ये हमारी एंट्री बन गई बेटा सेकंड। अब हमें थर्ड एंट्री बनानी है। ठीक है, तो इसमें डेट है तो चलो मैं डेट डाल देता हूं, मैं ये नंबर हटा देता हूं। ये हमने इशू किए थे बेटा 2023 जुलाई 1 और ये भी आपका जुलाई 1 को। और अब हम राइट ऑफ करेंगे, यानी कि हमें डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करना है, तो वो हम करेंगे 2024 मार्च 31, यानी कि एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में देखिए इन्होंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 लाख अवेलेबल है और हमें टोटल चाहिए कितना, हमें टोटल चाहिए लॉस और डिस्काउंट को मिला के, इन दोनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो हमें 4,05,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। 4,05,000, तो 2 लाख तो हमारे पास प्रीमियम में है, बाकी पैसा हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज हमारे पास अवेलेबल है, बाकी हम ले लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इससे हम 2,05,000 रुपीज लेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,80,000 का डिस्काउंट था और टू लॉस है, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो लॉस आपका था 2,25,000 का। तो बेटा ये आ गई आपकी
लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। अब कई बार आपसे ना डिस्काउंट और लॉस का अकाउंट भी बनवा लेता है छोटा सा ना, तो ये मैं आपको अकाउंट भी बना के दिखा देता हूं। देखिए हम बना रहे हैं डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बहुत सिंपल सा छोटा सा अकाउंट है, कुछ ज़्यादा आइटम इसमें आते नहीं है। पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर और डेट। देखिए पोस्टिंग करनी लेजर कुछ नहीं, पहले डिस्काउंट और लॉस दोनों डेबिट हो रहे हैं बेटा। ठीक है, पहले एंट्री में यहां देखिए ये हमारा डिस्काउंट है और ये लॉस है, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग जाएगी। डेट है आपकी 2023 जुलाई 1 टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट का 180 डिबेंचर की वजह से आ रहा है और ये जो लॉस है प्रीमियम की वजह से आ रहा है। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, उसके लिए आ रहा है 2,25,000। अब ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं यहाँ पे सेकंड एंट्री में, तो ये एंट्री आएगी 2024 मार्च 31 बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपीस और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,05,000। तो 4,05,000 इधर भी टोटल और इधर भी 4,05,000। अकाउंट क्लोज हो गया आपका। एक सिंपल सा छोटा सा अकाउंट कई बार पूछ लेता है आपसे, तो आप ऐसे बना सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपका एक चैप्टर था इशू ऑफ डिबेंचर। तो आई होप कि आपको चैप्टर ठीक से समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर था इशू ऑफ डिबेंचर। आई होप कि आप पूरा चैप्टर ठीक से समझ गए होंगे। आप इसके साथ साथ रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। बहुत आसान सा चैप्टर है, फ्री में आपको 4 से 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे आगे के चैप्टर्स के लिए। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।